हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके प्रवक्ता भर्ती के लिए फॉर्म फिलिंग जो आपकी होनी है उससे रिलेटेड डाउट्स के विषय में। आप लोगों ने भर भर के यहाँ पर कमेंट्स भेजे हैं, व्हाट्सएप पर भी आपके क्वेश्चंस मेरे पास पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग कुछ लोग कॉल करके भी मुझसे अपनी क्वेरीज जो है उनका सोल्यूशन मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा एक जनरलाइज वीडियो ही बना देते हैं जहां पर हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि बहुत सारे आपके जो सवाल थे इनका आंसर मैंने अपनी पिछले वीडियो में ही कर रखा था जब मैंने आपको वो नोटिफिकेशन समझाया था प्रवक्ता से रिलेटेड, लेकिन आप लोगों ने शायद पूरी वीडियो देखी नहीं, इस वजह से भी आपके प्रश्न आ रहे हैं। खैर, अब जितने भी डाउट्स हैं आपके उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को अपना पुराना फॉर्म कैंसिल करना नहीं आ रहा है, तो उसको भी मैं एंड में बताऊंगी, तो एंड में जरूर देखना कि फॉर्म को कैंसिल कैसे करना है। और दूसरी चीज ये कि आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अब आपका जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, वीडियो में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे टाइम स्टैम्प्स बना दिए हैं जहां पर मैंने लिख दिया है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर मैंने वीडियो में किस जगह पर एड्रेस किया है। तो वहां पर जाकर एक काम करो, क्लिक करो और सीधे वीडियो में उसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर आपके क्वेश्चन को मैंने वहां पर समझाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि भाई न्यू फॉर्म फिल किसे करना है। ठीक है, तो देखो न्यू फॉर्म किसे फिल करना है, न्यू कैंडिडेट्स को। जब आपका ये प्रवक्ता भर्ती आई थी उस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे, उनका पीजी पूरा नहीं हुआ होगा या बीएड कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अब इस वैकेंसी के आते आते, मतलब यहाँ पर इस फॉर्म के आते आते अब एलिजिबल हो चुके हैं, तो वो न्यू कैंडिडेट जो है इस न्यू फॉर्म को फिल करेंगे। अब ओल्ड कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है कि उनको क्या करना है, क्योंकि वहां पर आयोग ने वैसे तो स्पष्ट कह दिया है कि जो पुराना फॉर्म आपका है वही वैलिड है, उसमें आपको नया फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को लेते हुए चलते हैं। पहले मैं एक कॉमन डाउट ले लेती हूँ जो न्यू कैंडिडेट्स और ओल्ड कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, दोनों को आ रहा है ये प्रॉब्लम कि जनरल ब्रांच भरे कि विमेन ब्रांच भरे। ठीक है, आप ये फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपका यहाँ पर शाखा सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ये तो मैंने एक दो ही लगाए हैं, कमेंट्स बहुत आए हैं और व्हाट्सएप पे अलग अलग मुझे यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे। तो देखिए, जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको सिर्फ जनरल ब्रांच के लिए भरना है क्योंकि वो सिर्फ जनरल ब्रांच के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो जनरल ब्रांच और वुमेन ब्रांच दोनों के लिए कर सकती हैं। यानी ये जो बोथ वाला आ रहा है ना ऑप्शन, आप इस बोथ वाले पे टिक कीजिए। इसका मतलब क्या है, जनरल ब्रांच का मतलब आप जीआईसी के लिए एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, जीआईसी जो कोएड वाला होता है, इसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है। ठीक है, जीजीआईसी में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जाते हैं। ठीक है, तो जीजीआईसी आप अगर लिख रहे हो यहाँ पर विमेन ब्रांच तो सिर्फ आपका जीजीआईसी में होगा। ठीक है, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो यहाँ पर जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, वो दोनों ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होती हैं, जनरल ब्रांच के लिए भी विमेन ब्रांच के लिए भी। तो आप बोथ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेगा वहां पर, आप तब बाद में चूज तो आपको एक करना ही पड़ेगा, तो वहां कर लीजिएगा उस समय काउंसलिंग के टाइम पर। लेकिन अभी जो है आप बोथ के लिए यहाँ पर अप्लाई करिए। ठीक है, महिला और जो शाखा है और जो सामान्य शाखा है दोनों के लिए। फिर आपका जो प्रश्न आ रहे हैं एक एक करके, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आप बोथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप बोथ सेलेक्ट करते हैं तो फी कितनी फिल करनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बोथ ब्रांचेस के लिए आपको सेपरेट फी यहाँ पर डालनी होगी, यानी कि फॉर्म तो आपका एक ही फिल होगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, चाहे आप दो ब्रांचेस से भरे, चाहे आप दो सब्जेक्ट्स के लिए भरे, सब्जेक्ट भी अगर आपको एक से ज्यादा भरना है ना, दो सब्जेक्ट्स भी अप्लाई करने हैं, तो आप फॉर्म एक ही भरेंगे। एक से ज्यादा फॉर्म किसी भी कंडीशन में मत भरिएगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इवन कि अगर कोई ओल्ड कैंडिडेट है जो अपना न्यू फॉर्म फिल कर रहा है, तो ओल्ड वाले को जाकर कैंसिल जरूर कर देना। दो फॉर्म अगर आयोग को दिख गए ना एक ही आपके डिटेल्स के साथ, तो फिर वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर फी जो है आपको देखो, जब आप जनरल ब्रांच के लिए भर रहे हो तो वहां भी 150 रुपए फी हो गई आपकी, जब आप विमेन ब्रांच के भर रहे हो तो वो भी 150 हो गए, तो 150 यहाँ पर आपकी अलग अलग फी जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी है, और प्रोसेसिंग फी जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है। अभी मैं आपको पीडीएफ बाद में शो कर दूंगी, जो आपकी कम थी पहले वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इसके लिए भी एक अलग से जो है नोटिफिकेशन आपका आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 150 रुपए आपने जनरल ब्रांच के लिए दिए, 150 रुपए आपने किसके लिए दिए, विमेन ब्रांच के लिए दिए। अगर आप सब्जेक्ट भी वो करते हैं तो उसमें भी आपका यही रहेगा कि सब्जेक्ट भी जो है
अगर यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आप कोई भी 2 सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट ए और बी दोनों के लिए भर रहे हो, तो 150 रुपए इसके हो गए, 150 रुपए इसके हो गए, प्लस अगर इस ब्रांच के लिए भी कर रहे हो ए बी, तो यहाँ भी 150 रुपए और यहाँ भी 150 रुपए, प्लस सभी में प्रोसेसिंग फी भी लगेगी। इस तरीके से आपका पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो कार्ड था या जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, कैटेगरी सर्टिफिकेट था, जब आपने फॉर्म फिल किया तो वो एक्सेप्ट किया गया है, यानी उस समय वो वैलिड था, तो वही चलेगा आपका। वो फॉर्म आपको इस बेसिस पे दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको यही वाला सर्टिफिकेट वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। दिक्कत वहां पर आती है कि जब कैंडिडेट्स अपना जैसे अपना रिन्यू करा लिया, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड रिन्यू करा लिया या जो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो रिन्यू कराया, तो पुराने वाले को क्या करते हैं, उसको संभाल के नहीं रखते, वो मिसप्लेस हो जाता है। इस केस में आपको डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि डीवी में क्या मांगा जाता है, वही सारे डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो है वहां पर सबमिट किए थे या जिनके आपने डिटेल्स वहां पर डाली थी। तो इस केस में आपके पास पुराना वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इन केस किसी भी वजह से आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया है, आपके पास नहीं है, आपने संभाल के नहीं रखा और नया वाला ही आपके पास अवेलेबल है, तब आप उस केस में आप क्या करिए, न्यू फॉर्म फिल कीजिए अपने नए सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। अदरवाइज पुराना वाला ही चलेगा, लेकिन वो डीवी अपने के टाइम पे अपने पास रखना, वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना वहां पर कि किसके बेसिस पे आपने उस समय फॉर्म में अप्लाई किया था, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या यूपी वाले भर सकते हैं, अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। ये काफी लोगों ने पूछ लिया और इसका बहुत क्लियरली मैंने आंसर आप लोगों को बताया था कि अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते। ये प्रवक्ता यानी लेक्चरर की जो वैकेंसी है, वैसे तो देखिए लगभग आपका ग्रुप बी के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तराखंड में उसको ग्रुप सी में डाल रखा है, और वो डाला ही इसीलिए गया है ताकि यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाए। तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, सीटेट या यूटेट चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहे हैं प्रवक्ता के लिए। देखो प्रवक्ता की जो भर्ती है इसमें आपसे किसी भी प्रकार का सीटेट यूटेट नहीं मांगा जाता। सीटेट 1 आपका होता है प्राइमरी भर्ती के लिए, क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए, और सीटेट 2 आपका होता है क्लास 6 to 8, जो कि उत्तराखंड में 6 to 10 तक पढ़ाने के लिए होता है, एलटी वैकेंसी के लिए। लेक्चरर वैकेंसी के लिए किसी प्रकार के टेट या सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली आपकी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या मांगते हैं, पीजी मांगते हैं प्लस बीएड मांगते हैं, ठीक है। बस एक हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा देख लेना, और बाकी सब में यही रहता है, पीजी प्लस बीएड मांगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले एज थी, मतलब जब पहले फॉर्म फिल किया था तब एज थी और आज जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, तो क्या एग्जाम देने का उन्हें मौका मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप पिछला फॉर्म जब आपने भरा था तब आप एलिजिबल थे, आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा भी है, भाई आयोग ने कैंसिल किया था ना, तो उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। ओवर एज अभी आप अगर हो भी गए हैं तब भी आपका पुराने फॉर्म से जो आपकी एज है वही मानी जाएगी। तो इस केस में एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जिनकी अब ओवर एज हो गई है, आप प्लीज किसी भी कंडीशन में नया फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह रखा है नए फॉर्म में जो एज लिमिट ली जा रही है वो कहां से ली जा रही है, 1 जुलाई 2025 से ली जा रही है, ठीक है। तो अपना पुराना फॉर्म आप कैंसिल मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नए फॉर्म को फिल कर दिया तो आपकी एज लिमिट फिर वहां से कैलकुलेट होगी और तब आप ओवर एज कहलाएंगे, ठीक है। तो जो लोग ओवर एज हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनका पुराना फॉर्म वैलिड है और उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई पहले जब फॉर्म फिल किया था तो इन्होंने अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर बागेश्वर पिथौरागढ़ भरा था, और आज जो है एग्जाम सेंटर भी क्या आएगा या किस तरीके से चेंज होगा। तो देखो एग्जाम सेंटर जो है ना वो यहाँ पर उन्होंने मेंस की परीक्षा के हिसाब से रख दिया है। पहले जो आपकी स्क्रीनिंग और एक मेंस की परीक्षा होती थी, तो स्क्रीनिंग जो है वो आपका विभिन्न सेंटर्स पे होती थी अलग अलग जगह, और उसके बाद मेंस के लिए आपको हरिद्वार बुलाया जाता था। अभी क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैं कैलेंडर भी आपको शो करूंगी कि जब इन्होंने एग्जाम डेट्स अनाउंस किए हैं तो इन्होंने 4 डेट्स अनाउंस किए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, कैंडिडेट्स हैं, उनको डिवाइड कर देंगे अलग अलग डेट्स पे। तो इन दैट केस इनके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कम हो जाएंगे। हालांकि ये अभी तब पता चलेगा जब पूरे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बेसिस पे इन्होंने ये कहा है कि एग्जाम सेंटर ये रखने वाले हैं हरिद्वार या हल्द्वानी,
ठीक है। तो अब आपके जो पुराने फॉर्म में एग्जाम सेंटर था उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है, क्योंकि आयोग साफ साफ कह चुका है हम सिर्फ हल्द्वानी और हरिद्वार में करवाएंगे, और अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो शायद सिर्फ हरिद्वार में करवाएं। तो आपके पुराने सेंटर वगैरह का यहाँ पर कोई भी रोल अब नहीं है, तो उसको भूल जाओ। ठीक है। और जो आयोग ने कह रखा है या हरिद्वार या हल्द्वानी, बस उसी को माना जाएगा, वो आप एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको इतना अवेयर तो होना ही चाहिए। ये लैक ऑफ अवेयरनेस का नतीजा है ये क्वेश्चंस जो आए, और भर भर के आए हैं ये क्वेश्चंस मेरे सामने। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम डेट आप बार बार पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं सिलेबस क्या है। तीसरी चीज आप पूछ रहे हैं पेपर पैटर्न क्या है। भाई सिलेबस और पेपर पैटर्न तो आयोग पहले ही दे चुका है। ये आपका कब से इसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ पर जो मेंटालिटी है ना उत्तराखंड में भी, या फिर आप कह लो जनरली सभी कैंडिडेट्स के अंदर एक मेंटालिटी आ गई है, जब हमारे सर पे एग्जाम आएगा ना तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, और फिर इसके बाद परेशान होते रहते हैं हम जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें। भाई पहले से अगर तैयारी रखोगे तभी तो एग्जाम को क्लियर करोगे, और पहले से तैयारी रखने का मतलब है आप अवेयर रहो ना, कब आपके एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो रही है, कब आपके एग्जाम का पेपर पैटर्न बताया जा रहा है, कब उसका सिलेबस आ रहा है, इन सब चीजों की अवेयरनेस तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। इवन कि हम भी अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बार बार बताते रहते हैं, और भी मैंने बता रखा है कि अगर इसमें भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो, हमारा ही नहीं किसी ऐसी जगह का ज्वाइन कर लो जहां पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है। तो एक एग्जाम अगर आपने भरा हुआ है तो उसके प्रति आप इतनी अवेयरनेस तो रखिए। देखो सिलेबस आ चुका है इसका, ठीक है, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है अगर किसी को ये भी नहीं पता कि सिलेबस और पेपर पैटर्न कैसा है। ठीक है। और जबकि ये जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो अपनी तैयारी शुरू कर चुका होगा, ये नवंबर के आसपास मेरे ख्याल से सिलेबस वगैरह इन्होंने बता दिया था, तो तब से उसकी तैयारी शुरू हो गई होगी। आज जनवरी आ चुका है, आप पहले ही 1.5-2 महीने पीछे हैं। ठीक है। अब देखो एग्जाम डेट के लिए एग्जाम कैलेंडर जो है यहाँ पर जो उत्तराखंड का आपका यूकेपीएससी जो है उसने दिया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डेट्स रिवाइज होगी। ठीक है। 4 डेट्स इन्होंने दी थी अपने कैलेंडर में, जिसमें से सबसे पहला एग्जाम आपका जनवरी में होना था, लेकिन जनवरी में तो आपके फॉर्म फिलिंग ही हो रहे हैं, उसके बाद करेक्शन विंडो भी खुलेगी। उसके अलावा भी आप देखोगे तो दूसरा एग्जाम आपका जो डेट दे रखी थी वो अप्रैल में दे रखी थी, लेकिन अब क्योंकि जनवरी वाला ही यहाँ पर अब हट गया है, तो पूरा ही एग्जाम कैलेंडर अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, होना चाहिए, शायद रिवाइज होगा। अब आयोग शायद फिर से आपका एग्जाम कैलेंडर जो है रिवाइज करके देगा, और फिर ही आपको एग्जाम डेट्स पता चलेंगी। फिर भी मैं आपको जो आपकी एग्जाम डेट्स दी गई है कैलेंडर की वो अभी पीडीएफ में शो कर दूंगी। सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा भी देखो एक क्वेश्चन और आप लोगों का आ रहा था, वो ये है कि हाउ टू कैंसिल प्रीवियस फॉर्म प्लीज टेल। ठीक है। प्रीवियस वाला जो फॉर्म है वो आपको कैंसिल कैसे करना है, या प्रीवियस वाले फॉर्म को ढूंढना कैसे है, एक बार हम उसको भी चेक कर लेंगे। तो वो एंड में बताती हूँ, पहले आपको पीडीएफ वगैरह दिखा देती हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहना, देखते रहना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका सिलेबस, जो सिलेबस से रिलेटेड आपकी चीजें थी, जिसने अभी तक नहीं जो है सिलेबस को अच्छे से जानते वो एक बार चेक कर लीजिए। इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। आपके 2 पेपर होने वाले हैं, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, और ये 150 मार्क्स के होंगे। 150 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 150 मार्क्स के होने वाले, 3-3 घंटे का आपका टाइम है। और एक चीज और पूछी जा रही है, एक ही डेट पे होंगे अलग डेट पे होंगे, जहां तक हमें लग रहा है ये एक ही डेट पे होंगे। ठीक है। तो एक ही डेट पे आपके 3-3 घंटे के 2 पेपर होने वाले हैं, 150 आपके मार्क्स है और 150 क्वेश्चन होंगे। विषय आपके यहाँ पर दे रखे हैं सारे। ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स आपकी नोटिफिकेशन में दे रखी है, एक बार उसको चेक कर लेना। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर होगी 1/4, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो ये पूरा सिलेबस दे रखा है इन्होंने, और ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पर शेयर कर रखी है, वहां से भी आप ले सकते हो। तो आयोग की पर भी आपकी इस वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर देखो पूरा सिलेबस दे रखा है इन्होंने, तो ये आप ऑब्वियसली जब आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। पेपर पैटर्न और ये सारी चीजों के प्रति आपको अवेयर तो रहना ही होगा। सारा सिलेबस दे रखा है हर सब्जेक्ट का, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अब एक बार एग्जाम कैलेंडर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका यूकेपीएससी का एक एग्जाम कैलेंडर जो है इन्होंने यहाँ 23 सितंबर को जो है वो निकाला था, और पहली जो आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट आई थी लेक्चरर के एग्जाम की, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025, वो दी थी इन्होंने 25 जनवरी। ठीक है। पहली डेट 25 जनवरी दी थी, और अभी ये नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद करेक्शन विंडो भी खुलनी है, 20 तक तो फॉर्म ही भर रहे हैं। फिर आती है आपकी सेकंड डेट, जो सेकंड डेट आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी अप्रैल की। ठीक है। ये चेक करो अप्रैल की, 5 अप्रैल। फिर तीसरी डेट जो आ रही है वो आ रही है आपकी 26 अप्रैल, और
जो लास्ट आपकी डेट दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है इन्होंने 14 जून। ठीक है, और साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि कौन से डेट पे किन सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, वो ये तब बताएंगे जब इनके पास सारे फॉर्म जो है वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन्हें पता चल जाएंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। और जहां तक अब हमारी समझ है, अब ये कैलेंडर जो है पूरा रिवाइज होगा, फिर से न्यू डेट्स आएंगी, तभी आपको पता चलेगा। पर जहां तक हो सके प्लीज प्लीज इस साल जो है बिल्कुल तैयार रहिए, ये एग्जाम हो जाएगा, चाहे थोड़ा लेट हो या जैसा भी हो, लेकिन अपनी तैयारी जो है जोर शोर से शुरू कर दीजिए। फिर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपका नोटिस आया हुआ है, शुद्धि पत्र है, ये आपका 31 दिसंबर को आया है। ठीक है, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपकी प्रोसेसिंग फी है, ठीक है, प्रोसेसिंग फी आपकी पहले थी 16.36 रुपीज, अब वो बढ़कर हो गई है 22.30 रुपीज। ठीक है, 22 रुपए 30 पैसे अब आपकी प्रोसेसिंग फी हो गई, यानी 150 रुपए आपकी फी थी ही, उसके अलावा जो है आपकी 22 और रुपए 30 पैसे जो है आपकी प्रोसेसिंग फी आपको पड़ेगी। ठीक है, और अगर 4 जगह अगर आपकी फी जा रही है, जैसा कि मैंने आपका यहाँ बताया था स्टार्टिंग में, तो उसमें भी चारों जगह आपकी प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पर जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैंसिल कैसे करना है। तो इसमें आप चेक करिए, पहले सबसे पहले तो हम जाएंगे यूकेपीएससी की साइट पर। ठीक है, यूकेपीएससी की साइट पर आप गए, अब यहाँ पर एक बार चेक करो, ये आपका जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करके यहाँ पर पहुंचे हम, टॉप पर ही आ रहा है अभी आपका, यहाँ क्लिक हेयर लिंक टू अप्लाई, ये आपका लिंक खुल जाएगा अप्लाई करने का। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ अपनी डिटेल्स डालना, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड। अगर पुराने कैंडिडेट्स को अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे आप जाओगे। फॉरगॉट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो है वो आपको मांगेगा, और आपको पासवर्ड रीसेट करने का जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर देगा। वहां पर से क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट करके फिर से जब ये डिटेल्स भरेंगे आप, तो आपका आराम से फॉर्म खुल जाएगा। और जब फॉर्म खुलेगा आपका, ठीक है, तो फॉर्म आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अब ये जो पुराना फॉर्म आपका खुला है, इसमें आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्रिंट पेमेंट रिसीव्ड, प्रिंट एप्लीकेशन, कैंसिल माय एप्लीकेशन। तो जिसको अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करनी है वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है। ये पहले का जो आपका कैंसिल करने का ऑप्शन था। ठीक है, तो आई होप अब सभी आपके जो प्रश्न थे उसके आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे, और अब आप फॉर्म जरा अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी डाउट के। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अपने पर्सनल क्वेरीज भी थी, तो उनका आंसर मैं उनको कमेंट के माध्यम से ही कर रही हूँ। आप चाहें तो हमें रीच आउट कर सकते हैं, आपको इंक्वायरी के लिए नंबर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम सारी अपडेट्स जो हैं वहां पर डालते रहते हैं। बहुत सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया, सिलेबस से रिलेटेड पीडीएफ है, कैलेंडर से रिलेटेड पीडीएफ है, वो सब वहां पर अपलोडेड रहती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।